ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है। और इस समय चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड, जिसमें बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने बता चुका हूँ। आज मैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चीज़ें लेकर आऊँगा आपके लिए। इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगा। मैं 5 चैप्टर के क्वेश्चंस को आपके सामने मैं बता दूँ कि मैं 5 चैप्टर के क्वेश्चंस को क्या किया है, समराइज किया है इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पांचों चैप्टर्स के क्वेश्चन को एक जगह पे किया है, जिसमें हम किस पे चल रहे हैं, हम सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में चल रहे हैं। आज हम प्रयास करेंगे कि 2 लेक्चर में इसको फाइनल किया जाए और आपको क्वेश्चन भी लगाने को मिलेगा और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा। बशर्ते आपको चैनल पे बने रहना है और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि किसी नाच के बहते हुए पानी की मात्रा ये Q इक्वल टू सी एच 5/2 से ज्ञात होती है। ठीक है, जहां एच आपका पानी का शीर्ष है और सी अचर है, तो यदि एच के मापन में एरर 1.5% है तो क्यू में आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर क्या करना है, डिटरमाइन करना है। देखिए, एक ही कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज होता है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है जो हर जगह पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो एरर पे चाहे कितना हो क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया जाए मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको एक ही कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में क्या करना है, अप्लाई करना है। जस्ट लाइक हियर द फार्मूला हैज बीन गिवन। यहाँ पे आपके सामने फार्मूला जो है दिया गया है। 1 मिनट। यहाँ पे देखिए क्या है, गिवन फार्मूला। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, गिवन फार्मूला। फार्मूला जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू सी एच पे 5/2। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, जो पहला स्टेप है जो मैंने पहले से ही बताया है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। इसमें क्या करना है आपको, टेकिंग लॉग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में आपको क्या करना है, लॉग लेने पर। ये सब चीजें तो आप समझ ही गए होंगे। दोनों पक्षों में क्या लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग लेने पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में क्या करने पर, लॉग लेने पर। हमने लॉग लिया तो देखिए क्या हमको मिलेगा इसके आगे। इसके आगे जो यहाँ हो जाएगा क्या, log Q, और ये क्या हो जाएगा log C। अब प्लस देखिए log H के पावर 5/2 और log M के पावर n का फार्मूला आप जानते ही हैं, n log M होता है, तो 5/2 जो पावर है वो आपके सामने आ जाएगा, यानी कि 5/2 ये क्या हो जाएगा आपका log H हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने log लिया दोनों साइड में। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड टू फाइंड एरर। ठीक है, किस लिए हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, एरर फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ड्यू टू फाइंड एरर। एरर को प्राप्त करने के लिए हम दोनों में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग या अवकलन करने पर, या लिख देंगे क्या, अवकलन करने पर। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब तो जब आप अवकलन करेंगे तो हमने पहले ही बता दिया है, log Q का जब अवकलन करेंगे तो या तो डेल क्यू अपन क्यू लिखिए या डी क्यू अपन क्यू लिखिए। कैसे आता है प्रीवियस लेक्चर में बता दिए हैं। इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका आपका log h है तो 5/2 तो पहले रहेगा ही, और log x को डेल h/h लिखेंगे। ठीक है, अगर एरर को आपको परसेंटेज में लिखना है, सब में ये एक ही फार्मूला यूज होना है। अगर परसेंटेज में एरर लिखना है, ठीक है, क्या एरर इन परसेंटेज, मान लीजिए एरर को परसेंटेज में लिखना है तो एरर इन परसेंटेज, तो क्या होगा, देखिए डेल क्यू अपान क्यू इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, 5/2 इंटू डेल एच अपान एच इंटू क्या हो जाएगा 100। यानी कि ये आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है, रिलेटिव एरर बन गया। क्या बन गया, रिलेटिव। ए हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू
और ये हो गया कि आपका एरर, जो भी वैल्यू में एरर आ रहा है उस एरर को ऊपर लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को नीचे लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिलेटिव वैल्यू, जो हमने कल आपको बताया था। ठीक है, एरर के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देंगे फिजिक्स में। जब मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो आप जरूर आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आइएगा, ताकि उस सेशन को स्टार्ट करके फिनिश भी किया जा सके। आपकी संख्या रहेगी, सपोर्ट रहेगा, तो पूरा फुल एंड फाइनल फ्री ऑफ कास्ट उसको भी डील किया जाएगा। उसमें इन सारे बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, सारी बातें आपको बताएंगे। यहाँ बस इतना समझिए कि ये इसमें एरर है और ये उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो शुद्ध मान है, ट्रू मान है, वो है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मान लो कल हमने एरर को भी बताया था, आप समझ रहे होंगे, बार बार एक ही चीजें बताना जरूरी नहीं है। तो आप बस इतना समझना ही कुछ आ रहा है, बस इतना समझिए कि Q के वैल्यू में एरर है, ये H के वैल्यू में एरर है। तो अगर Q के वैल्यू में परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 का गुणा करेंगे, अगर केवल एरर चाहिए तो ऐसे ही 10 का 10 रहेगा। ठीक है, परसेंटेज एरर चाहिए इसलिए दोनों में 100 का गुणा कर दिए। अब इस जितना H में जितना एरर है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें H की वैल्यू में कितना एरर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। H की वैल्यू में 1.5% का एरर है। कितना एरर है दोस्त, 1.5% का। तो इसको देखिए कितना आ रहा है, 0.75, तो 0.75 आ रहा है ये। अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 इन जा 5, 2 आपका हो गया कैरी, तो 5 7 इन जा 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, ये हो गया आपका 37। तो कितना एरर आया Q की वैल्यू में, 3.75%। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, परसेंटेज एरर इन Q। कितना आया आपका Q के वैल्यू में, कितना परसेंटेज एरर आया, 37.5% का। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है। सबसे पहला काम हमने क्या किया इसमें हमने क्या किया, जो फार्मूला दिया गया था मैंने फार्मूला लिखा, जो सबसे पहले होता चला आ रहा था, दोनों तरफ हमने क्यू लिया, लॉग लिया। लॉग लेने के बाद हमने डिफरेंशिएशन किया, जो हमको एरर के फॉर्म में चीजें मिल गई, कांस्टेंट चीजें खत्म हो गई, और उसके बाद जहां एरर दिया था उसको पुट कर दिया और हमको आंसर मिल गया। ठीक है, अब आपके होमवर्क के रूप में अगला क्वेश्चन होगा, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, मैं वहीं से इनको लिया हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये सब। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको देख करके डरना नहीं है, इसको आपको करना है, बहुत आसान है, केवल बड़ा दिख रहा है मेरे दोस्त। अब यहाँ भी सेम वही चीज है, ये सब तो जीरो हो जाएंगे, लाग 8/15 प्लस लाग 0.64 प्लस लाग √2g h 5/2, यानी कि लाग √2g, फिर प्लस लाग h 32 h 5/2। ठीक है, तो सब जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सब जीरो हो जाएंगे, केवल यही बचेगा आपका डेल एच अपान एच। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, इसमें आपके क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, एच को 0.2 के स्थान पे 0.198 माना गया है, यानी कि जो आपकी टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है एच प्लस, ध्यान दीजिएगा, टोटल जो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एच प्लस डेल एच इज इक्वल टू क्या आ रही है, 0.198। ये टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब आपका मेजर्ड वैल्यू प्लस एरर, जो भी एरर आ रहा है उनको आप ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, एब्सोल्यूट शुद्ध मान आपके सामने निकल के चला आया। यानी कि टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू विथ एरर आपका कितना दिया है, 0.198। मतलब शुद्ध वैल्यू क्या कह सकते हैं, शुद्ध वैल्यू इसको नहीं कह सकते, एरर के साथ टोटल वैल्यू आपका दे दिया है क्या, 1.198। ठीक है, तो इसका जो मेजर्ड मान है ये एच जो है, एच के जगह पे क्या दिया हुआ है, एच का वैल्यू क्या दिया है, 0.2, यहाँ पे एच की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, 0.2 के स्थान पे क्या है, 0.198 नापा जाता है। ठीक है, 0.2 के स्थान पे 0.198। एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सही है, यहाँ पे ये कह रहा है कि h की वैल्यू 0.2 आना चाहिए, 0.2 आना चाहिए, लेकिन इसके स्थान पे ये आ गया, इसका मतलब एरर इंक्लूड हो गया। क्या हो गया इसमें,
एरर इंक्लूड हो गया, ये आपका आना चाहिए, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है, यही आना चाहिए, लेकिन ये आपका आ गया। इसका मतलब इसके मेजरमेंट में कुछ एरर इसमें इंक्लूड हो गया, जिससे चीजें ये ना करके ये आ गई। ठीक है, तो ये आपका 0.2 होगा, वो क्या होगा, शुद्ध मान होगा। इसमें एरर आ गया जिसके कारण ये आ गई, तो डेल एच का मान कैसे निकलेगा, 0.198 निकल जाएगा। डेल एच का मान से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.2 से, तो जब डेल एच भी निकल गया, एच आपको मालूम ही हुआ, तो एरर आप आसानी से क्या कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। अरे भाई जो एरर आएगा वो यही ना आएगा, ध्यान से देखना, आएगा क्या, डेल एच अपान एच इंटू 100। तो आपका डेल एच भी मालूम चल गया, सब्ट्रैक्ट करके डाल दीजिएगा, एच भी मालूम चल गया, नीचे रख लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, परसेंटेज एरर आपका टोटल निकल गया आर के मान में। ठीक है, ये आपके होमवर्क रहेगा, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सब। चलिए अब यहाँ पे आइए, अब देखिए, अब हम अगले चैप्टर पे बढ़ रहे हैं। अभी अभी जो हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो मैं आपको बताया था, तो हमने 2 चैप्टर कवर कर लिया मेरे दोस्त। यहाँ मैंने आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को हमने कवर कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं किस पर, टेंजेंट एंड नॉर्मल पे, जिसको हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब। ठीक है, हम इस पर डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है स्पर्श रेखा, ये क्या होता है अभिलंब। हम बहुत संक्षिप्त में स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ब्रॉड में स्टडी हर चीज़ का कर देंगे तो हम इसी में फंसे रह जाएंगे, मतलब हम नहीं आप। ठीक है, हम तो बहुत चूज पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको जितना ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें बतानी है, और आपको जानना भी उतनी ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके टेंजेंट और नॉर्मल के पहले कुछ बातों को समझते हैं, तब इसके क्वेश्चंस को करेंगे। नहीं तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आप करने लग गए तो फिर भैया वाट लग जाएगी, कुछ नहीं आएगा हाथ में। ठीक है, कुछ आपको हाथ में नहीं आएगा। चलिए चलिए देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोऑर्डिनेट कुछ नहीं आता है, नथिंग, एकदम जीरो होते हैं वो, और वैसे बच्चों के लिए भी ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप आशा रखेंगे कि आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नथिंग सिंपली ए प्ले ऑफ 2 नंबर लाइन, ये कुछ नहीं है, केवल एक 2 नंबर लाइनों का एक प्ले है, ये खेल है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पे आप जो है एक, मान लीजिए एक नंबर लाइन आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, हम शेप पे जाते हैं, मान लीजिए कि आप जो है एक नंबर लाइन लेते हैं दोस्त, में कुछ ऐसा तो नहीं है, चलिए नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, सीधी लाइन नहीं है क्या, चलिए नहीं है कोई बात नहीं है, हम खुद कर लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन ऐसे खींच दिया आपने, और दूसरा एक नंबर लाइन खींचा, यहाँ पे मिड में क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा +1 प्लस, यहाँ पूरे क्या होगा प्लस होगा, अब यहाँ पे सब क्या होगा आपका माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस होगा, ये आपका सब क्या होगा प्लस 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 प्लस। ठीक है, एक नंबर लाइन हो गया, हमने इसके ऊपर दूसरा नंबर लाइन परपेंडिकुलर रखा। ठीक है, ये आपका प्लस प्लस 0 के ऊपर, उधर क्या हो गया सब प्लस प्लस, इधर क्या हो गया सब माइनस माइनस हो गया, तो दोनों नंबर लाइन का 0 हो गया यहाँ पे क्या 0 और 0। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल पॉइंट बोलते हैं, जिसको बेटा हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक जिसको हम कहते हैं, जो निर्देशित करते हैं किसी बिंदु को, उसी को क्या कहते हैं, निर्देशांक। निर्देशांक, जो अंक किसी बिंदु को निर्देश करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु है, इसको निर्देशित करने वाले जो अंक है, यानी कि निर्देशांक या कोऑर्डिनेट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है आपका 0 0 होता है। ठीक है, इसमें हम एक का नाम x रख ले रहे हैं, x डैश, और एक का नाम हम क्या रख रहे हैं y o y डैश। ठीक है,
यहाँ पे हम एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो x का सिंबल बन रहा है, यहाँ पे जो देख रहे हैं x का सिंबल बन रहा है वो भी प्लस, y का भी सिंबल प्लस, यहाँ पे x का सिंबल माइनस, y का सिंबल प्लस, यहाँ पे दोनों का माइनस, और यहाँ पे x का प्लस और y का क्या बन रहा है, माइनस। इसके हम चार कोऑर्डिनेट बनते हैं, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट्स, इसको चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं, इसको थर्ड, इसको हम फोर्थ। ठीक है, ये सब क्या बनते हैं, आपके चतुर्थांश बन गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो चार कोऑर्डिनेट्स आपके बन गए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको जरूर समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसको जरूर नोट डाउन करिए, क्योंकि ये सब चीजें हम मिटाने जा रहे हैं। ये जो माइनस प्लस प्लस माइनस से क्या है, इन चीजों को मैं बताऊं। अगर आपसे कोई कहे, कोई अगर आपसे कहता है कि आप 1 और 2 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करिए, ऐसे पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट पर रिप्रेजेंट करिए जिसका निर्देशांक, जिसको निर्देशित करने वाले अंक क्या है, 1 है और 2 है। कहेंगे सर ये 2 अंक क्या है, क्यों 2 ही है, 3 क्यों नहीं है। ठीक है, इन सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा, बस आप बने रहिएगा। इसको हम पहले रिमूव करते हैं यहाँ से। बस अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लेकिन बिल्कुल हो नहीं रहा है, ये मनोबल डाउन हो रहा है, आप लोग बिल्कुल इसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो कर्म आपको भी करना पड़ेगा। जब इसका कोई चार्ज नहीं है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी चीजें जो है आपको मिलती रहेंगी। तो अब देखिए, यहां तक समझ में आ गया। अगर हम कहें कि 1 और 2 ये क्या हैं, जब किसी पॉइंट को तल में रिप्रेजेंट करना हो, किसी समतल में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, प्रदर्शित करना हो किसी बिंदु को, तो उसी को उस तल में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए केवल एक्स और वाई दो एक्सिस ही बनाए जाते हैं। कितने एक्सिस होते हैं, केवल 2 एक्सिस होते हैं। अगर किसी तल में किसी पॉइंट को क्या करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मान लीजिए ये आपकी बुक है, ये आपकी बुक है और इस पर हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बुक पर, तो इसके लिए आपको एक्स और वाई, केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, आपको 2D की जरूरत पड़ेगी, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। समझ गए ना। लेकिन अगर किसी स्पेस में, इस स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए एक्स वाई जेड 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तब वहां पे हमें 3D कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, तब वहां पे 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी प्लेन में, किसी तल में अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो केवल 2 पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी, एक्स और वाई की। तो जैसे मान लीजिए कि एक तल है, इस तल में एक पॉइंट हमने कर दिया, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले डिजिट्स क्या क्या होंगे। मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, मान लीजिए नंबर लाइन है तो सबके डिजिट होंगे, लिख दिए यहाँ पे, इसको भी 1 2 3 4 5 6 7। तो हम देख रहे हैं कि ये जा रहा है कहाँ तक, 5 पे, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5। लेकिन यहाँ पे ये किसके सामने है, यहाँ पर भी देखिए 5 के ही ऊपर है, तो यानी कि आपकी x की भी वैल्यू हो गई क्या, 5। अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट, अगर मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ ना हो करके, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ ना हो करके ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे होता, तो क्या होता, ये y वाला वैल्यू तो 5 ही रहता, लेकिन x की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, ध्यान दीजिए 4 हो जाती है। यानी कि इस पॉइंट को अगर मान लीजिए हम a मान लें, चाहे कोई भी नाम दे दें, इसका जो निर्देशांक, इसको निर्देशित करने वाले जो अंक है, जो कोऑर्डिनेट है, वो क्या है, 4 और 5 है। ठीक है, चूंकि ये दोनों प्लस प्लस हैं इसीलिए हम इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रख रहे हैं। अगर मान लीजिए दोनों माइनस होते, मान लीजिए -3 और -4 को रिप्रेजेंट करना है, तो पॉइंट कहाँ बनेगी, वो थर्ड कोऑर्डिनेट में बनेगी, सीधी सी बात है। तो माइनस माइनस यानी कि पहले जो लिखा है वो एक्स, जो बाद में लिखा है वाई, यहाँ -4 क्या होगी, 0 1 2 3 4, ये लाइन आपको -4 को रिप्रेजेंट करेगी ये, और इसमें 1 2 3 ये क्या करेगी, ये -3 को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि -3 और -4 को अगर हम आगे बढ़ाएं, दोनों को आगे बढ़ाएं, तो यहाँ एक पॉइंट हमको मिल रहा है, हम चाहें इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें या ना। ये आपका -3 है, ये आपका क्या है, -4 है। तो इसको और इसको जब हम मिलाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा,
तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा इसके जो निर्देशांक होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो क्या होंगे, -3 और -4 होंगे। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ऐसे इसमें भी इसके लिए दोनों क्या होने चाहिए, एक आपके एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए आपका, एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए। तो इस तरह से इन पॉइंटों को इन कोऑर्डिनेट्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी भी पॉइंट को तल में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इस कोऑर्डिनेट्स की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो हम जब एक्स वाई एक्सिस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेट्स के 2 डिजिट बनते हैं, लेकिन जब हम एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां 3 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, x1 y1 z1। ठीक है, तो हम इसके लिए स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे तीनों एक्सिस बनते हैं। अगर आपको इन तीनों एक्सिस को देखना हो विजिबली तो आप अपने कमरे में कोने को देख लीजिए, अपने कमरे के कॉर्नर को देख लीजिए, कोने को देख लीजिए, वहां तीनों एक्सिस आपको दिखाता है, इधर भी ऊपर भी। ठीक है, तो वहां स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहां ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यहां पर कोई कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए x1 y1 है। x1 y1 मतलब है ये आपका 3 और y6। तो हम डिजिट ना लिख करके मान लीजिए कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम x1 y1 मान लेना है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा हो, इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान ले रहे हैं, x1 और y1। और फिर यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट है, ये मान लीजिए ये है, ये आपका बी है, इसके जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, x2 y2। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, इस लाइन की अगर इक्वेशन की हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ लाइन की हम बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर हम बात करते हैं तो वो होता क्या है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो आप कहेंगे सर ये y आपको समझ में आ रहा, चलिए y आपने ले लिया है, y एक्सिस पर y कोई पॉइंट ले लिया, फिर x आपने x एक्सिस से ले लिया, y आपने y एक्सिस से ले लिया। x1 y1 तो समझ में आ रहा है कि a का पॉइंट है, लेकिन यम क्या है, यम को हम कहते हैं बेटा ग्रेडियंट। यम को क्या कहते हैं, हम यम को कहते हैं क्या, ग्रेडियंट। यम को देख, अब यम के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यम का मतलब क्या होता है, यम का मतलब होता है क्या, परवणता। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परवणता कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्या, ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको, ग्रेडियंट कहते हैं। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब होता है झुकाव। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है झुकाव, या इसको आप कह सकते हैं क्या, कोण। ठीक है, मतलब जो लाइन आप ले रहे हैं, यहाँ पे जो लाइन आप ले रहे हैं, ये आप लाइन ले रहे हैं, इस लाइन को यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर दें, इसको हम यहाँ बड़ा कर दें, तो कितना एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है, कितना एंगल ये लाइन एक्स एक्सिस से बना रहा है, उसी को हम बोलते हैं, इसी थीटा को ही क्या बोलते हैं, झुकाव। इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं, प्रवणता। ठीक है, कोई भी लाइन जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल कोण बना रही है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, झुकाव कहते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी कि प्रवणता का मतलब क्या है, झुकाव है। तो यहाँ अगर हम प्रवणता को निकालेंगे तो जो यम आता है वो tan थीटा में आता है, क्योंकि आधार और लंब इसी से निकालते हैं। आधार और लंब किस में होता है, tan थीटा में ही होता है। तो tan थीटा से ही हम इसको निकालते हैं मेरे भाई। तो tan थीटा ही आपका क्या होता है, झुकाव होता है, यानी कि यम की जगह पे क्या होता है, tan थीटा होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो थीटा तो दिया नहीं है कि m की वैल्यू हम आसानी से गेन कर लें, थीटा नहीं दिया है, तो दिया क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तब tan थीटा को हमें इन कोऑर्डिनेट्स में क्या करना होता है, चेंज करना होता है। आधार बटे लंब जब हम लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसको आप y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। यानी कि इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे, पूरा डीपली जब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे,
तब आपको लाइन का ओरिजिनल इक्वेशन मिलेगा, तब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पूरा निकलेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पूरा मिलेगा क्या, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये आपकी जो समीकरण बन के आई है यहाँ पे, यही आपका क्या होगा, उस लाइन का समीकरण होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बातों को थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके सामने जो कर्व दिया हुआ है, हम इसको x1 y1 x2 y2 न मान करके हम यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं 2 3 या 4 5, कुछ पॉइंट हम मान लीजिए, इनको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। ठीक है, x1 y1 x2 y2 डिजिट हो गए दोनों कोऑर्डिनेट के। अब उसी सभी चीजों को इसमें आप पुट करिए। ठीक है, उन सारी चीजों को इसमें आप पुट करिए, y1 का मान x1 का मान x2 y2 का मान, जो x और y है इसको सेम ऐसे रहने दीजिएगा, केवल x1 y1 का पूरा मान रखिए, सॉल्व करिए, x y के रूप में जो समीकरण निकल के आएगा वही आपका लाइन का समीकरण होगा। आप कहेंगे सर ये सारी चीजें तो हम हाई स्कूल में पढ़ाए हैं, फिर क्यों बताते हैं, मेमोरी के लिए पढ़ा रहे हैं। सबका दो मेमोरी एक जैसा नहीं होता है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो भूल गए होंगे, उनको हम रिवाइज करा रहे हैं। तो यहाँ रिवाइज करने का मतलब है, इसका कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो हम जब स्पर्शी आपको हम बताएंगे, टेंजेंट आपको जो हम बताएंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो टेंजेंट बताने के लिए इन सारी बातों को जानना क्या होगा, बहुत ही आवश्यक होगा। ठीक, तो इस प्रकार से समीकरण है लाइन का, इसका हमें यूज करना होगा, इस समीकरण को हमें समझना होगा, तो इसका आगे यूज होगा। इसलिए आप प्लीज टेक स्क्रीनशॉट द ऑल पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लिखिए। यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, इसका जो मैं हिस्ट्री बताया होगा बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, इसलिए इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं आपको क्या, स्पर्शी टेंजेंट, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, टेंजेंट या स्पर्शी। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने पॉइंट पे अब हम चलते हैं। देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्शी के बारे में। स्पर्शी, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, स्पर्शी जिसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपका ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका फंडामेंटल पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन है, और इस प्लेन पे आपने कोई कर्व खींच दिया इस तरह का। ठीक है, कोई कर्व है, जो भी इसका समीकरण कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी कर्व है, इसका समीकरण कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए इस तरह का कर्व है, आपने खींच दिया है, तो इस कर्व से होकर जाने वाली वह रेखा जो इसको केवल एक पॉइंट पे टच कर रही हो, किस पर, एक पॉइंट पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, वह रेखा जो एक पॉइंट पे केवल टच कर रही हो, इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। इसको क्या लिख सकते हैं, टच एट सिंगल पॉइंट, टच एट सिंगल पॉइंट। अगर कोई लाइन है, अगर उसको सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट या स्पर्शी। क्या बोलते हैं, टेंजेंट या स्पर्शी बोलते हैं। तो अब ये जो जिस पॉइंट पे ये टच कर रही होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये आपके क्या है, स्पर्श बिंदु। अब जो लाइन इस स्पर्श बिंदु पे परपेंडिकुलर होती है, जो लाइन इस स्पर्श बिंदु पर परपेंडिकुलर होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं उसको, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब या परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, ये अभिलंब। किसके, इस पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। ठीक है,
तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, कह देगा कि स्पर्शी का समीकरण बताइए। क्या कहेगा, स्पर्शी का समीकरण बताइए। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए कि जो अभिलंब है इसका जो झुकाव है एक्स एक्सिस से वो m1 है, और इसका जो झुकाव है वो क्या है, m2 है। अरे भाई m1 tan थीटा, m2 इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो एंगल बन रहा है तो m2 इक्वल टू tan थीटा। इसको आप आगे बढ़ाइए, जो एंगल बन रहा है एक्सेस से वो m2 इक्वल टू tan थीटा से निकल जाएगा। मान लीजिए इसका झुकाव m1 है, m2 है, और ये दोनों आपस में लंब हैं, तो इसके लिए जो कंडीशन होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। अगर मान लीजिए यमोन, माना यहाँ पे चीजें को देखिए, माना कि यमोन आपका क्या है, ये ग्रेडियंट है। यमोन आपका क्या है, ग्रेडियंट मतलब प्रवणता है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल। क्या है, ये नॉर्मल का ग्रेडियंट है। और m2 आपका ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ये किसका है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, मतलब ये आपका स्पर्शी का, ये मान लीजिए ये स्पर्शी का ग्रेडियंट है m2, और ये नॉर्मल का ग्रेडियंट है m1, प्रवणता जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी जो कंडीशन होती है, इसकी जो कंडीशन होती है मेरे दोस्त, वो होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर ये दोनों आपस में लंब हैं तो इसके लिए एक कंडीशन आती है आपके सामने, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। भाई लंबी कहानी है ये, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे हाई स्कूल में तो वहां ये चीज आपको मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे मेरे भाई आप पढ़े होंगे, इसको बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए tan थीटा बराबर पढ़े हैं m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। कहेंगे सर ये किस खेत का एरिया, इसको तो हमने कभी सुना ही नहीं है। सुना है, ये आपका मान लीजिए एक आपका लाइन है, ये मान लीजिए आपका दूसरा लाइन है, इसका प्रवणता मान लीजिए m1 है, इसका प्रवणता m2 है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है, इनके बीच का जो दो मान लीजिए स्पर्शी है, उनके बीच का दो लाइनों आपस में क्रॉस कर रही हैं, आपस में कहीं भी मिल रही है, इनके बीच का एंगल जो थीटा होता है वो यही होता है m1 m2 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। मान लीजिए कि अगर इनके बीच का एंगल 90 हो, तो यहाँ तो आखिर 90 ही हो रहा है ना, यहाँ तो 90 ही हो रहा है ना। इनके बीच के एंगल 90 मतलब tan 90 है, tan 90 का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब 1/0। तो m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। तो इसका क्रॉस का गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा जब आप यहाँ पे करेंगे तो m1 m2 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो m1 m2 इक्वल टू क्या आ गया, -1 आया, नहीं आया बताइए। तो दो लाइनों के बीच अगर एंगल tan थीटा अगर यहाँ 90 डिग्री बन गया तो दोनों का जो ग्रेडियंट होगा उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, -1 आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इसमें सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए तो यहीं से m1 m2 आ गया है आपका। कंफ्यूज ना होइएगा कि ये चीजें कहां से आती हैं। अब सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि ये m1 और m2 ये दोनों बातें हैं, दोनों ग्रेडियंट है, m1 और m2 आएंगी कैसे, मिलेगा हमें कैसे। तो वो कैसे मिलेगा हम आपको बताते हैं। देखिए जो भी यहाँ पे कर्व है ना, कर्व का समीकरण लिखा होता है। तो देखिए, ठीक है, तो स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप क्या है, स्पर्श, यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट के, टेंजेंट का इक्वेशन प्राप्त करने के स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको क्या कहेंगे, स्टेप्स टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहले जो भी कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन यहाँ दिया गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व हैज बीन गिवन, जो भी है यहाँ पे लिखिए। पहले क्या लिखेंगे, राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व। सबसे पहले क्या लिखेंगे, राइट द इक्वेशन ऑफ
कर्व। जो भी इक्वेशन दिया है कर्व का x² + y² + 2xy कुछ भी जो भी दिया है सबसे पहले लिखिए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड dy/dx एट टेंजेंट पॉइंट, एट टेंजेंट पॉइंट। दूसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए, जो टेंजेंट पॉइंट है x1 y1 जहां स्पर्श कर रही है, स्पर्श बिंदु जो है उस स्पर्श बिंदु पे क्या उसका निकालेंगे dy/dx, इसका इस कर्व का। कर्व में दिया हुआ है, सीधे dy/dx करने पर दोनों पक्षों में कर दीजिए, और जो स्पर्श बिंदु x1 y1 दिया हुआ उसको इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि dy/dx आपको निकालना है लेकिन टेंजेंट पॉइंट पे निकालना है। यही आपका क्या होगा, यही आपका क्या होगा, यम होगा, ठीक है। तो यही आपका ये क्या होगा, dy/dx जो टेंजेंट पॉइंट पे आप निकालेंगे वही क्या होगा आपका, यम होगा, वही क्या होगा, ग्रेडियंट होगा, ठीक है। एंड चौथा स्टेप आपका क्या होगा, ठीक है, पुट इन फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। जो भी आपका प्रवणता यम निकला उसको इसी इक्वेशन में क्या करना होगा, डाल देना होगा, बस, ठीक है। इसी इक्वेशन में आपको क्या कर देना होगा, डाल देना होगा। तो आप कहेंगे y1 क्या है, x1 क्या है, जो स्पर्श बिंदु है, यम क्या है, dy/dx है, कर्व का dy/dx करिए, उसी स्पर्श बिंदु को उसमें पुट कर दीजिए, जो x1 y1 निकल रहा है, जो भी xy की वैल्यू आ रहा है वहां इस पॉइंट को रख दीजिए, dy/dx डिजिट में मिलेगा उसको उठा के उसमें पुट कर दीजिए, आपका स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो, इसी में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको हम क्या कहेंगे, मान लीजिए अभिलंब का समीकरण अगर निकालने के लिए कहा, अभिलंब का समीकरण अगर इसी में निकालने के लिए कह रहा है, तो जो अभिलंब का समीकरण होगा उसके लिए जो प्रवणता होगी, तो मान लीजिए वो प्रवणता आपकी कैसे निकलेगी, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो अभी अभी आपने जाना है कि दोनों का जो गुणनफल हो रहा है वो -1 हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और बता देते हैं, एलोबरेट कर देते हैं। अभिलंब का समीकरण अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण के लिए आप जान ही रहे हैं, m1 × m2 = -1। तो स्पर्श की जो प्रवणता है वो तो आप जान गए ना, वो जान गए ना, एक की प्रवणता तो आप जान गए, ऐसे ही निकल रहा है ना, बताइए। स्पर्शी की प्रवणता तो आप जान गए, कैसे dy/dx x1 करके y1 करके निकाल दें, तो उसकी प्रवणता रख दिया, m2 हमको चाहिए, तो m2 को हम कैसे निकालेंगे, इसको इधर भेज दें तो क्या होगा, -1 dy/dx किस पॉइंट पे, x1 y1 पे। तो जो आपकी m2 निकल के आई वो m2 किसकी प्रवणता होगी, अभिलंब की प्रवणता होगी। अभी प्रवणता हमको मालूम हो गया, स्पर्श बिंदु वही है, दोनों उसी पे, एक ही स्पर्श बिंदु पे दोनों हैं, तो समीकरण हमको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, y - y1 = m2, ध्यान देना, m2 x - x1, x1 y1 तो वही है, अब m2 इस चीज को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो ये जो समीकरण मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, अभिलंब का समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। तो स्पर्शी का समीकरण कैसे निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे, मैंने पूरा इसका चरणवत प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे का मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको समझा दिया कैसे आप निकालेंगे। क्या करना है, सबसे पहले कर्व का समीकरण जो दिया है उसको लिख देना है, उसका dy/dx कर देना है, जिस पॉइंट पे हमें स्पर्शी निकालना उस पॉइंट को उसमें dy/dx में पुट कर देना, वो स्पर्शी हो जाएगा, वो तो प्रवणता यम हो जाएगा, x1 y1 मिल गया और आपका प्रवणता भी मिल गया स्पर्शी का। अब आसानी से समीकरण में पुट करना, उसका इक्वेशन निकाल लेना है, बस। अभिलंब का प्रवणता m2 = -1 अपन dy/dx x1 y1 से कर लेंगे, अभिलंब का प्रवणता मिल जाएगा, फिर इसी फार्मूले से हम उसका भी समीकरण क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इस सारी चीजों को समझने के लिए मेरे दोस्त आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। अब चलिए हम इसको
ये क्वेश्चन लगा करके इस चीज को समझाते हैं। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स 2x² + 3y² = 14 एट पॉइंट 12। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक इलिप्स दिया हुआ है, एक आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। इलिप्स का मतलब क्या होता है, दीर्घवृत्त। हिंदी में भी लिखा है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले लेकर टॉपिक को समझ लें। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका, हम चारों नहीं बनाएंगे क्योंकि पता ना किस कोऑर्डिनेट में कर्व है। मान लीजिए एक आपने क्या कर दिया, एक आपने इलिप्स बना दिया। क्या बना दिया आपने, एक इलिप्स बना दिया। उस इलिप्स पे एक आपकी स्पर्शी दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी एक स्पर्शी दिया हुआ है, मतलब एक पॉइंट को टच करने वाली, ये एक पॉइंट को टच कर रही है। ठीक है, और जो एक से अधिक पॉइंट पे टच करते हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन लाइन या प्रतिच्छेद रेखा। यार ये आपकी इलिप्स है और एक पॉइंट पे ये आपका टच कर रहा है स्पर्शी। ठीक है, वो पॉइंट भी आपका दिया हुआ है क्या, 1 और 2। ठीक है, इसका समीकरण भी दिया हुआ है 2x² + 3y² = 14। ठीक है, ये भी आपका दिया हुआ है। तो यहां पे स्पर्शी का बिंदु तो हमको मालूम चल गया कि स्पर्शी किस बिंदु से होकर जा रही है, यही आपका क्या है, टेंजेंट है, ये हमें मालूम चल गया। यही क्या है, आपकी स्पर्शी है, ये मालूम हमको चल गया कि किस बिंदु से होके जा रही है। तो मान लीजिए कि अगर हम इक्वेशन स्पर्शी का लिखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर इसका हम जो है इक्वेशन लिखें, तो भाई हम पढ़े हैं y - y1 mx - x1 ना, तो हमको यम भी तो चाहिए, बिना यम को जाने हम कैसे समीकरण पूरा कर पाएंगे। केवल x1 y1 की वैल्यू रख देने से पूरा थोड़ी होगा, हमें यम भी चाहिए। तो यम निकालने का प्रोसेस क्या था कि जो भी कर्व दिया है पहले कर्व का इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसका dy/dx करेंगे, dy/dx हम एट दिस पॉइंट निकालेंगे, वही आपका यम होगा, उस यम को ला करके इसमें पुट करेंगे, हमारा समीकरण फाइंड हो जाएगा। तो बताइए बच्चों कैसा लगा। ठीक है, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, बच्चों को अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। ठीक है, तो अब यहां से अपने दिमाग में बैठाइए कि कैसे हमको dy/dx अब करना है। चलिए, दोनों का समीकरण निकालना है, तो इस एम को निकालने की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। इस एम को हम कैसे निकालते हैं देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवेन इक्वेशन ऑफ कर्व। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्व का दिया गया समीकरण। ध्यान से समझिएगा, इसके बाद वाले सवाल को आपको ही लगाना है। कर्व का दिया गया समीकरण, क्या समीकरण दिया हुआ है, दिया हुआ है 2x² + 3y² = 14। हम पूरा लाइन लिखेंगे, सीधे लिखिए क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, x के सापेक्ष क्या कर देना है, अवकलन कर देना। तो देखिए 2 बाहर आ जाएगा, x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, y² का x से सापेक्ष करेंगे तो 2y तो होगा ही, क्योंकि y को x मान के कर रहे हैं, y का एक बार और अवकलन होगा, ये dy/dx हो जाएगा, 14 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। बोलिए एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 4x हो गया, ये क्या हो गया, 6y हो गया, ये क्या हो गया, dy/dx। बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4x को उधर भेजिए तो क्या होगा, dy/dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे, अब इधर से अगर हम dy/dx हम निकालते हैं तो देखिए 6y जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4x/6y। तो इसको हम काटे हैं तो 2 2 4 2 3 6, यानी कि जो आपका dy/dx है वो क्या आ रहा है, -2x अपान क्या आ रहा है, 3y आ रहा है। ठीक है, एक बार मिला लीजिए कहीं एरर तो नहीं हुआ है। तो ये आपका 4 और ये 6, 4 ही 6 आनी है, तो 4 6 आपका आ भी गया। ठीक है, आ भी गया, लेकिन dy/dx पॉइंट पे निकालनी है, किस पॉइंट पे निकालनी है, हमें स्पर्शी के पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है,
तो स्पर्शी के पॉइंट पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को फाइंड करेंगे। यानी कि जो हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है वो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है। वो पॉइंट क्या है देख लीजिए, वो आपका पॉइंट है 1 और 2। कौन सा है, 1 और 2। यानी कि x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2। यहाँ पे x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया -1/3। यही आपका जो होगा वो यही क्या होगा, स्पर्शी का परमणता होगा। ठीक है, जो dy बाई डी एक्स पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलेगा वही क्या होगा, स्पर्शी का परमणता होगा। यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा, m इजिकल टू -1/3। इसको हम क्या लिखेंगे, स्पर्शी का परमणता। ठीक है, स्पर्शी का परमणता, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये आपको निकल के आ गया m इक्वल टू -1/3। यही तो हमको चाहिए था, बाकी तो हमें चीजें तो मिल गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे y1 x1 तो मिल गया 1 2, लेकिन m ही नहीं मिला था। उसका हमने पूरा dy बाई डी एक्स करके पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल दिया, m भी मिल गया। अब इसको मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है। अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं, हमें यहाँ क्या लिखेंगे, x1 y1 और m का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सारे वैल्यूज जो है आप समीकरण 1 में क्या करेंगे, लिखेंगे। सारे वैल्यूज को कहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, यहाँ पे हम शार्ट में लिख दे रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। सारी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट है क्या, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1। इसमें सारी वैल्यूज को पुट किया जाए तो यहाँ पे आपका y माइनस वाई वन क्या होगा, y1 क्या है 1 2 है, 2 होगा ना, y1 2 है, हाँ 1 2 होगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर m का वैल्यू क्या आया हुआ है, -1/3 आया हुआ है। और फिर x माइनस x1 क्या है, 1 है। इसको हल कर लीजिए, 3 को इधर भेज लीजिए, 3y माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब -1 को इधर भेज दीजिए तो -x प्लस 1 हो गया। x को इधर लाइए, x प्लस 3y, और यहाँ पे 1 प्लस 6, यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। यही आपका क्या हो गया, स्पर्शी का समीकरण हो गया। ठीक है, इनको एक जगह पे मैं कर ले रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें। ठीक है, यहाँ पे इंप्लाइड डेट का सिंबल आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये आपका स्पर्शी का क्या मिल गया, समीकरण मिल गया। ठीक है, अब देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए कि आपको ये जानना हो कि आपका ये जो समीकरण है सही है कि गलत है, अगर मान लीजिए आपको ये जानना हो कि गलत आ रहा है कि सही आ रहा है, गलत सही अगर इनके बारे में आपको जानना हो तो आप कैसे जानेंगे। मान लीजिए आपका रिजल्ट ये आ गया, अब ये सही है कि गलत है इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे इसको जानने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्पर्शी है, स्पर्शी किससे होके जा रही है, स्पर्शी किससे होके जा रही है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट। जो आपका टेंजेंट है, टेंजेंट किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू, गो थ्रू नहीं लिखना है, जंगल हो जाएगा। पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू किससे होके जा रही है, 1 2 से होके जा रही है। तो अगर ये 1 2 से होकर जा रही है तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे 1 और y के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 6। देखिए 7 दोनों साइड बराबर हो गए ना, तो आप समझ जाइए कि आपका समीकरण सही है। लास्ट में जो रिजल्ट मिले उसको पॉइंट को उसको सेटिस्फाई कराइए, अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपका रिजल्ट सही है, अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट सही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से टेंजेंट को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नॉर्मल कैसे निकालेंगे, टेंजेंट कैसे निकालेंगे। तो अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट की बात करें यानी कि इस पर लंब की बात करें, इसमें भी वही केस, ये लंब किस पॉइंट से जा रहा है ये तो हमें मालूम चल गया, x1 y1 है, इनकी लंब 1 2 से होके जा रहा है ये मालूम चल गया। 1 2 पे ही तो मिल रहा है, स्पर्श पे जो लंब खींचते हुए तो स्पर्श लंब होता है, नॉर्मल होता है, वो तो मालूम चल गया कि 1 2 से होकर जा रहा है, लिखा हुआ है मालूम चल गया। लेकिन अब इसकी प्रवणता क्या होगी ये हमें जानना है ना।
अब इसकी प्रवणता हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे अगर अभिलंब का समीकरण हम देखें, यहाँ पे लिखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी कि हम क्या करें, अभिलंब का समीकरण की अगर हम बात करें, ठीक है, अभिलंब का समीकरण, अगर अभिलंब के समीकरण की अगर हम बात करें तो उसका भी वही होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टू एक्स माइनस एक्स वन होगा। ठीक है, तो कहेंगे सर ये m2 क्या है, या तो जो आपका m2 है वो क्या है, -1/m1। m1 का मतलब m यूज किए है ना, ये क्या है m, इसको m1 यूज कर लीजिए, क्या करना है चेंज कर लीजिए। तो क्या है ये, जो आपका m1 है क्या है 1 माइनस m, जो आपने m निकाला है स्पर्शी की जो प्रवणता है उसको 1 माइनस कर देंगे नीचे, तो वो आपका अभिलंब की प्रवणता मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका अभिलंब का जो प्रवणता होगा, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, जो अभिलंब का प्रवणता है, ठीक है, अभिलंब का जो प्रवणता है वो क्या है, देखिए 1/स्पर्शी की प्रवणता, -1/, स्पर्शी की प्रवणता कितनी आई थी, -1/3 आई थी, तो -1/3 हो गया, 3 को ऊपर भेजेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि जो नॉर्मल की प्रवणता है, मतलब जो अभिलंब की प्रवणता है वो कितनी आ गई, अभिलंब की प्रवणता कितनी आ गई, वो 3 आ गई, बहुत आसानी से। तो आपका चीजें सब तो मालूम हो गया ना, तो आपका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y माइनस वाई वन यानी कि 2 बराबर है, अब m के जगह पे क्या है 3x माइनस x1, x1 कितना है 1, अब निकाल लीजिए, y माइनस टू इज इक्वल टू 3x माइनस 3, अब y को उधर भेजिए, अब -3 को उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस टू, ये 3x माइनस वाई, यानी कि जो आपको रिजल्ट मिला 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिला। ठीक है, इसको भी उसी तरह से काटा कर लीजिए, x की जगह पे 1 रखिए, y की जगह पे 2 रखिए, तो 3 माइनस टू 1 आ गया, दोनों साइड बराबर हो गए, यानी कि आपके अभिलंब का भी समीकरण क्या है, सही है। इस प्रकार अभिलंब और स्पर्शी का समीकरण निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कठिन चीज को मैंने बहुत आसान करने का प्रयास किया, बहुत आसानी से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से पूरा आशा रखते हैं कि आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा, कैसे अभिलंबी का समीकरण निकालते हैं, कैसे अभिलंब स्पर्शी का समीकरण निकालते हैं, कैसे अभिलंब का समीकरण निकालते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज के वीडियो लेक्चर्स में मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, प्रयास करते हैं इसमें और आगे बढ़ जाए तो और बढ़ सकते हैं।